क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम बेसिक क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिजिक्स का बेसिक्स। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन चैप्टर का, कुछ स्टार्टिंग को चैप्टर हमें एक्सप्लेन करता है साइंस क्या है। हम क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा साइंस क्या है। फिर उसके बाद फिजिक्स क्या है और कैसे फिजिक्स वर्क करती है। ये चैप्टर 2 या 3 मार्क्स का ही है, ज़्यादा मार्क्स का ये एनुअल में आता नहीं है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से एक फिजिक्स का बेस सेटअप होगा जो आगे तक हेल्प करेगा। आगे तक पूरी बुक में या पूरे आगे की क्लासेस में ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस क्या है। साइंस है अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। नॉलेज या कोई भी डेटा को हम कैसे ले सकते हैं नॉलेज की फॉर्म में, तो उसको हमने अरेंज किया स्टेप बाय स्टेप मैनर में। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या हुआ, तो हमने सबसे पहले डेटा की रीजनिंग की कि डेटा या फिर हमने उस नॉलेज की कोई किसी भी चीज़ के फिनोमेना की रीजनिंग की। रीजनिंग करने के बाद हमने उसको स्टडी किया, हमने उसको लैब में क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया। इतना सब करने के बाद हमें समझ में आया कि यह फिनोमेना हो क्या रहा है। तो जो भी फिनोमेना था या जो कुछ भी हो रहा था उसकी स्टडी करने के बाद, उसको कंप्लीट क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर लैब में फॉर्मूले तैयार हुए और उसके प्रैक्टिकल यूजेज हमने देखे। तो ये है स्टेप बाय स्टेप मैनर। बेस से स्टार्ट किया, किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसके फॉर्मूले तक गए, उसके लॉ तक गए और उसको क्रिएट कर लिया आपने। तो ये है स्टेप बाय स्टेप मैनर में अरेंज करना किसी भी चीज़ को। अब ये फिजिक्स है, ये या फिर जो साइंस है, ये डिवाइडेड है कुछ ग्रुप्स में। कैसे ग्रुप्स में डिवाइडेड है? मेजर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है फिजिक्स, सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट है बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट अपने अपने नेचर होल्ड करते हैं। इन तीनों में अपनी अपनी स्टडी है। जैसे फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे नेचर को, नेचर की हैपनिंग्स को। केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट के बेस को, एलिमेंट्स को कैसे बनाए वो, उसके स्ट्रक्चर को। और बायो में हम स्टडी करते हैं लिविंग क्रीचर्स को और उनकी वर्किंग को। तो ये अपने अपने पार्ट्स हैं तीनों के। तो हम यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में जैसा मैंने बताया था, फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर। नेचर से मेरा मतलब है स्टडी कैसे करते हैं, नेचर की क्या स्टडी करनी है, नेचर के फिनोमेनास की स्टडी करनी है। बहुत सारे फिनोमेना है, रेनबो का बनना, लाइटनिंग स्ट्राइक होना, या अर्थ का रोटेशन, रिवॉल्यूशन, उसकी स्पीड, इन सबको हम स्टडी करते हैं साथ में। तो ये हुआ फिजिक्स या स्टडी ऑफ नेचर, ऐसे अपन स्टडी करते हैं फिजिक्स में। इसके बाद फिजिक्स जो है वो लॉ बेस्ड लैंग्वेज है, लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है, लैंग्वेज नहीं कह सकते, एक लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है। सब लॉ बेस्ड का मतलब हुआ फिजिक्स में फिनोमेनास पहले बात तो बहुत कम है, इसमें फिनोमेनास जैसी चीज़ें बहुत कम होती है। फिनोमेना से मेरा मतलब है ऐसी चीज़ नेचर में जो हो रही है उसका कोई लॉ नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है फिजिक्स में, इन सब के पीछे हम उसको स्टडी करके उसका एक लॉ निकालते हैं, ठीक है। और फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फिजिक्स कभी भी अपने लॉ को ब्रीच नहीं कर सकती या ब्रेक नहीं कर सकती। जो एक बार लॉ सेटअप हो गया है, जिस लॉ से हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, जो लॉ है, कभी भी उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो अगर कहीं पर भी एक लॉ हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है तो वहां पर उसका कोई दूसरा कारण जरूर होगा, ठीक है। फिजिक्स अपने लॉ को ब्रेक नहीं करेगा कभी भी। अब जैसा मैं बता रहा हूँ कि स्टडी ऑफ नेचर है, तो सिर्फ नेचर की स्टडी नहीं है, नेचर की लॉज की स्टडी है फिजिक्स। बहुत सारे नेचर में लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो हम उसमें कुछ लॉ या फिर कुछ रूल्स, लॉज को हम कह सकते हैं, कुछ रूल्स उसकी स्टडी है कि भाई जो भी चीज़ हो रही है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगी। अगर ऐसा फॉलो नहीं कर रही है वो, तो ज़रूर कोई थर्ड पार्टिकल है जो उसको आके डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है जो उसको आके डिस्टर्ब कर रहा है। ये है फिजिक्स या फिर ये है लॉ ऑफ नेचर, जिस स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। थोड़ा सा हम देखते हैं कि फिजिक्स को पढ़ते ही क्यों, ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों पढ़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे स्टडी को या नेचर को हम लॉ को, नेचर के लॉ को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, ऐसा क्या मिल गया हमें। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं फ्लैट अर्थ की। हम मानते थे अर्थ फ्लैट है, बहुत पहले माना जाता था ऐसा कि अर्थ फ्लैट है, तो बताया गया कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है। इसके पीछे बहुत सारे टू एंड फ्रो, बहुत सारे क्या कह सकते हैं डिबेट्स भी हुए इसके पीछे। तो फाइनली क्या पता चला कि अर्थ राउंड है। उससे क्या फायदा मिला, अब अर्थ के अगर मान लो ये मैं मानता हूँ अर्थ मेरी फ्लैट है, तो फ्लैट अर्थ को सन के साथ एसोसिएट नहीं किया जा सकता। जब अर्थ राउंड थी तो राउंड होने से फायदा क्या मिला, हमें 2 नए फिनोमेना मिले। अगर अर्थ राउंड है तो राउंड होने के साथ इसमें मिला रोटेशन और रिवॉल्यूशन।
उससे एक सेकंड थ्योरी थी जिसको डिनाई किया गया, थ्योरी थी जियोसेंट्रिक की। अर्थ जो है हमारी वो सेंटर है, बाकी सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इस थ्योरी को डिनाई किया गया। फिर पता चला सन सेंटर में, ऐसी और भी लॉ, इसकी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, ये आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में अपन देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हमने यूज़ किया। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमने ऑप्टिक्स पढ़ी, ऑप्टिक्स हमने पढ़ी, नेचर में देखी ऑप्टिक्स, कैसे देखी, रेनबो बन रहा था, नेचर में हमने ऑप्टिक्स देखी, उसको पढ़ी, उसको समझा कि कैसे लाइट वर्क करती है। समझने के बाद हमें पता चला कि लेंस से लाइट को डेविएट किया जा सकता है, उसको आइदर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है या डाइवर्स किया जा सकता है। ऐसा हमें पता चला जब लाइट की हमने स्टडी करी, तो हमें पता चला कि रिफ्रैक्शन नाम का एक फिनोमेना है, तो रिफ्रैक्शन से ऐसा कुछ हो रहा है। उससे हमें क्या फ़ायदा मिला, वो लोग जो सही से नहीं देख पाते थे उनके लिए लेंसेज या ग्लासेस बने, उनके लिए फिक्स लेंसेज बने, अब उनका विजन क्लियर हो गया, वो सही से देख पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फिजिक्स ने दी। उस फिजिक्स से हमें क्या मिला, जैसे बॉइंट फोर्स हमें पता चला। बॉइंट फोर्स क्या होता है, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वाटर उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, उसको ऊपर की तरफ धक्का देना, तो उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, पुश करेगा उसको, तो चीज़ें फ्लोट होगी या सिंक होगी, वो हमने सीखा। हमें पता चला कि भाई वाटर ऐसा कर सकता है। जब ये पता चला तो हमने क्या किया, उसके साथ उससे शिप बनाई, बोट बनाई, बोट से शिप बनाई, शिप से कंटेनर शिप बनाई, बहुत बड़ी बड़ी शिप बनाई जो पूरे कंटेनर्स को सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का सोर्स बनाया। तो ऐसे हमने फिजिक्स की स्टडी की, ऐसे हमने लॉज की स्टडी की और उसको अपने हिसाब से यूज़ किया। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, एक फ्लो कॉमन है जिसको हमने फॉलो किया। किस फ्लो को हमने फॉलो किया, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया। ये मॉडल को अपन आगे डिटेल में पढ़ते हैं, अभी मैं बेसिक बताएगा। सबसे पहले ऑब्जर्व किया, एक चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, ये क्या है, उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या किया, उसको उस पर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, उस पर कुछ लॉस बने। लॉस बनने के बाद उस पर फॉर्मूलाज बने। फॉर्मूलाज बनने के बाद फाइनली अपन ने क्या किया, जब सारा कुछ हो गया तो फाइनली हमने इन सबको यूज किया। हमने अपने गुड के लिए, अपने कुछ अच्छे के लिए उसको यूज किया। तो जितने भी लॉस थे उसको बना के, उसको मॉडिफाई करके, ब्रेक करके, जो कुछ भी करके, और हमने सबको अपने लिए यूज किया, जिससे हम थोड़े और इजीली हमारी लाइफ थोड़ी और इजी हुई। तो ये था, ये है छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन फिजिक्स का। इसके बाद अपन देखते हैं साइंटिफिक स्टडीज किसको बोलते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड है सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी अ फिनोमेना एंड यूज दैट टू मॉडिफाई, क्रिएट एंड अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर। नेचर में जितने भी फिनोमेनाज हो रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशन ले लो, ऑप्टिक्स ले लो, रे ऑफ लाइट की जो ऑप्टिक्स है वो ले लो, या जितने भी फिनोमेनाज, और भी बहुत सारे फिनोमेनाज हैं जितने भी हो रहे हैं, उन सब की स्टडी। अब स्टडी डायरेक्ट नहीं करनी है, स्टडी कैसे करनी है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच से। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, उसको अपन ने कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला स्टेप अपन ने लिया ऑब्जर्वेशन। जो भी साइंटिफिक चीज़ हो रही है, जो भी फिनोमेना हो रहा है, उसको सबसे पहले साइंटिफिकली हम ऑब्जर्व करेंगे। साइंटिफिकली ऑब्जर्व करने का मतलब है हम उसके फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस आती है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन हो गया। हाइपोथेसिस से मतलब क्या होता है कि कोई एप्पल नीचे गिरी तो न्यूटन ने क्या सोचा था, न्यूटन ने डायरेक्ट लॉ ने दे दिया कि हाँ ग्रेविटी है डायरेक्ट। उसने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बनाई, कोई ना कोई फोर्स है जो इसको ऊपर से नीचे खींच रहा है, वरना ऐसे ही लड़की भी नीचे क्यों आती है। तो ऐसे हाइपोथेसिस थी। इस हाइपोथेसिस का कोई बेस नहीं होता, ये सिर्फ एक फिनोमेना है जिसके ऊपर हम अपनी ओपिनियन देते हैं। तो हाइपोथेसिस को, एक ओपिनियन को अपन फिजिक्स में हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। एक हाइपोथेसिस थी, एक ओपिनियन थी। हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस के बाद उसका एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट भी लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट से मतलब है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कैसे कंट्रोल होता है, तो इसके आसपास के फैक्टर्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ इसके ऊपर, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद हम उसके फैक्टर्स और रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं। तो फैक्टर्स के ऊपर जैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और इन फैक्टर्स को मॉडिफाई करने के क्या क्या और रीजन हो सकते हैं, इन फैक्टर्स के क्या क्या और रीजन हो सकते हैं जिससे इसको मॉडिफाई किया जा सके। तो वैसे फैक्टर्स और रीजनिंग की बात करते हैं। फिर आती है मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब हम उसका एक मैथ्स का एक फार्मूला डिराइव करते हैं, डेरिवेशन होता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है।
कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्या वो मैथमेटिकली करेक्ट है। इसके बाद आती है उसकी एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी, क्या क्या यूटिलाइजेशन है, कहाँ कहाँ यूज होती है। और उसके बाद आता है उसका वेरिफिकेशन, मतलब जो लॉ मैंने आज बनाया है क्या वो आगे जाके भी परफेक्ट रहेगा, क्या वो सही रहेगा, क्या बाकी सारे जो पुराने लॉज है उसके साथ वो सेट होता है, फिट होता है। तो ये है उसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि जो लॉ बना है वो ब्रीच ना हो सके, बाकी किसी लॉ को इफेक्ट ना डाले, तो वैसे उसका होता है वेरिफिकेशन। अपन एक सिंपल कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ग्रेविटी का एग्जांपल लेते हैं। ग्रेविटी जैसा पता है जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फोर्स लगा डाउनवर्ड्स, तो इसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड रहने की आदत हो चुकी है, अपन इसी फोर्स के साथ रह रहे हैं। जब साइंटिस्ट को स्पेस में जाके रहना था तो उनको ये फोर्स नहीं मिला। इस फोर्स के बिना वो फ्लोट, ऐसा तो नहीं है ना कि वो दिन भर फ्लोट होते रहते हैं, या फिर अगर ये फोर्स नहीं होगा तो जितने ऑब्जेक्ट हमने इस फोर्स के हिसाब से यहाँ पर अर्थ पे बनाए, जो भी यूटेंसिल्स है हमारे, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो इस फोर्स के हिसाब से बने, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे चीजें बनी है वहाँ पे तो फ्लोट होगी। मैं कांच का बाउल लेके गया एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ पर, या एक फ्लास्क लेके गया कांच का लैब में, वो फ्लोट हो रहा है, वैसा तो हो नहीं सकता ना। इसके लिए क्या किया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने की कोशिश की। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, ये जो दो रूम है इनको रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया कि इनके ऊपर एक स्ट्रेट 9.8 का फोर्स लग सके, ठीक है। ये भी हमें पता है कोई भी चीज को रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर सीकिंग और आउटवर्ड्स। जो आउटवर्ड फोर्स था ये हमें रखना है 9.8, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लैब सेटअप कर सकते हैं, अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब की ग्रेविटी हमें यहाँ मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या लॉ हो सकते हैं, या और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो ऑप्टिक्स लेते हैं अपन। ऑप्टिक्स का कैसे ले सकते हैं, हमने सबसे पहले लाइट को स्टडी किया। लाइट आती है, एक ऑब्जेक्ट है जिससे टकराती है और डेविएट हो जाती है, ठीक है, ये हमने स्टडी किया। इसको स्टडी करके हमने एक और नई चीज स्टडी की, लाइट आती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकरा के और डेविएट हो रही है, यहाँ पर भी बेंड हो रही है, यहाँ पर भी बेंड हो रही है, दोनों बेंड को हमने स्टडी किया। ये बेंड है तो इधर वापस आ रहा है, ये बेंड में लाइट आगे जा रही है। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें आइडिया मिला लेंस क्रिएट कर देगा। फिर लेंस क्रिएट किए गए, जब लेंस क्रिएट हुए तो जो लाइट आ रही है वो लाइट एक जगह हमें फोकस पॉइंट पर मिलने लगी, ठीक है। ये फोकस पॉइंट को हमने पता किया। अब इसके फैक्टर्स ढूंढे तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की ऑप्टिक्स को, लाइट कैसे आ रही है, बेंड हो रही है, टकरा रही है, कुछ ऑब्जेक्ट से पीछे चली जाती है, कुछ ऑब्जेक्ट से बाहर चली जाती है। तो हमें फिनोमिना मिला तीन टाइप के मीडियम का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ठीक है। ओपेक मीडियम से लाइट वापस जाती है और ट्रांसपेरेंट मीडियम से बेंड होकर आगे जाती है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। एक हाइपोथेसिस दी कि भाई हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे क्या हो कि लाइट का जो बेंड है वो कंट्रोल हो जाए, इतनी बेंड होनी चाहिए लाइट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, लैब एक्सपेरिमेंट किए। लैब एक्सपेरिमेंट से हमने एक लेंस तक पहुंचे। लेंस तक पहुंचने के बाद हम आए फैक्टर्स और रीजनिंग पर। तो हमने सबसे पहले फैक्टर ढूंढा कि जो लाइट का बेंड है इसको कैसे कंट्रोल करें। तो क्या किया, लेंस को थिक या थिन बनाया। इससे क्या हुआ, लाइट के बेंड को हमने कंट्रोल किया। रिफ्लेक्शन जैसा पढ़ा था 10th क्लास में, थिक लेंस में रिफ्लेक्शन और थिन लेंस में रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्लेक्शन को हमने कंट्रोल किया। यहाँ पर थी हमारी रीजनिंग, ये हमने फैक्टर बनाए। फैक्टर के बाद ये थे हमारी रीजनिंग। रीजनिंग से क्या हुआ, हमने यहाँ पर लेंस को थिक और थिन करके और कुछ नए और बेंड्स हमें पता चले। तो इससे हमने क्या किया, हमने लॉ बनाया। लॉ क्या था, न्यू इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r। ये हमने लॉ बनाया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला, किस चीज में कितना बेंड होगा, ठीक है। एक और लॉ क्या बनाया हमने, फोकस का लॉ बनाया, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एक और लॉ बना। तो ये एक और लॉ बनने के बाद आगे हमने क्या किया, फैक्टर्स और रीजनिंग के बाद एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसा पता है टॉर्च में यूज होता है लेंस, जो हम ग्लासेस पहनते हैं उसमें यूज होता है लेंस। तो पहले क्या प्रॉब्लम थी, तो वो क्लियर नहीं दिखता था।
हमने स्नेल्स लॉ या फिर फोकस पॉइंट को यूज करते हुए लेंसेज क्रिएट किए ताकि रेटिना पर फोकस हो सके लाइट, ठीक है, जिसकी लाइट आगे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से जो भी प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से हमने लेंसेज डेवलप किए। तो ये हुई उसकी एप्लीकेशन। अब इसके बाद हमने देखा कि क्या ये यहाँ तक ही लिमिटेड है, इसका वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारी लाइट का यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है, मतलब सनलाइट को यूज किया गया या बहुत सारी डिफरेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट को यूज किया गया, जिससे क्या हुआ, हमने लॉ को वेरीफाई किया। हमने चेक किया कि क्या ये लॉ सारी लाइट के लिए सेम वर्क करता है, तो पता चला हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए सेम वर्क करता है। तो इससे हमें क्या मिला, वेरिफिकेशन हो गया इस लॉ का, और उसको हम आज क्रिएट कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने हमें पता चलता है जब लॉ एक वेरीफाई हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद उस चीज के ऊपर डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसको हमने क्रिएट करना शुरू किया। हमने क्या किया, रिफ्रैक्शन क्रिएट करना शुरू किया। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस पहनते क्लियर क्यों दिखता है, क्योंकि ग्लास में रिफ्रैक्शन हो रहा है। 10th क्लास में हमने पढ़ा है ग्लासेस में रिफ्रैक्शन होता है जिससे क्लियर इमेज रेटिना पे बन रही है। तो उस चीज को हमने क्रिएट करना शुरू किया। क्रिएट करने के बाद हमने उसको मॉडिफाई किया। फिर क्या हुआ, ग्लासेस पहनना है, अब मैं तो 10th 11th के बच्चे, हमने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। आपको पे कौन ध्यान देता है, ठीक है सबको दिखता है, मुझे भी दिख रहा है, तो ध्यान नहीं दिया, आंखें और खराब हुई। अब उस लेंस को मॉडिफाई करो, तो हमने क्या किया, लेंस की पावर को चेंज किया। पावर फैक्टर नई चीज है कि भैया सबकी आंखें बराबर खराब नहीं है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, मतलब सबका डिफेक्ट, सबको मायोपिया भी नहीं है, किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, किसी को प्लस मायोपिया है। तो उस चीज को हमने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके और डिफरेंट टाइप के लेंसेज डिफरेंट तरीके से यूज करके, और हमने क्या किया, उस चीज को यूज किया। किस चीज के लिए यूज किया, ताकि हमारा अच्छा हो सके, हमारा अच्छा हो सके। तो ये है साइंटिफिक स्टडी, किसी भी चीज की साइंटिफिक स्टडी, ये फिक्स मेथड से जो यूज होते हैं। सबसे पहला, फिर रिपीट कर देते हैं, सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस। सबसे पहले हाइपोथेसिस दी जाती है, बताया जाता है कि क्या हो रहा है, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जो हाइपोथेसिस दी थी वो सही है या नहीं। फिर उसके फैक्टर्स और रीजनिंग को ढूंढा जाता है। सबसे पहले फैक्टर ढूंढे जाते हैं, क्या चीज़ है जो इसको इफेक्ट कर रही है। फिर रीजन ढूंढे जाते हैं कि इसका जो इफेक्ट है उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फैक्टर्स और रीजनिंग ढूंढी जाती है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग पर आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से मतलब है फॉर्मूला क्रिएशन, ताकि हम पहले पेपर पे उसको सॉल्व कर सकें, चीज़ बनाने से पहले हम उसको पता कर सकें कि इसका आपका इफेक्ट क्या होगा। फिर होता है उसकी एप्लीकेशन, इसको कहाँ पर यूज किया जा सकता है, वहाँ पर यूज करने के बाद होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो लॉ है वो हर जगह बराबर काम कर रहा हो। सेकंड स्टेप, किसी दूसरे लॉ को ब्रीच ना करें, ठीक है। इन सब के होने के बाद एक फिजिक्स का और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो लॉ है नथिंग इज फिक्स्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम आज पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो सब करेक्ट हो। नथिंग इज फिक्स्ड, कोई भी चीज कभी भी चेंज हो सकती है। बहुत कॉमन या बहुत अच्छा एग्जांपल है, सबसे पहले माना जाता था अर्थ फ्लैट है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि उस टाइम कोई फिनोमिना या कोई लॉस थी नहीं, तो अर्थ फ्लैट मानी जाती थी। गैलीलियो ने सबसे पहले, गैलीलियो ने बताया था, एक बहुत ही अच्छे जाने माने साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है। इस चक्कर में उनको जेल हो गई थी, क्योंकि रिलीजियसली ये नहीं हो सकता प्रूव कि अर्थ फ्लैट है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो प्रूव कर सकता हूँ अर्थ राउंड है। जैसे ही उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की, उनको अगेंस्ट रिलीजन जाने लगे वो, तो उनको जेल हो गई। फिर बाद में लोगों ने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया, जब साइंस का एक इम्पैक्ट बढ़ा वर्ल्ड पर, पहले साइंस का इम्पैक्ट नहीं था, रिलीजन का इम्पैक्ट ज्यादा होता था बहुत पहले। तो गैलीलियो के टाइम में, उसके बाद जब साइंस का इम्पैक्ट बढ़ने लगा, तो पता चला नहीं अर्थ राउंड है। राउंड होने के बाद वो नई चीज़ आई, हमें पता चला रोटेशन के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। तो जियोसेंट्रिक से हम हीलियोसेंट्रिक तक पहुंच गए। जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ सेंटर में, सन चारों तरफ घूम रहा है, पहले ये माना जाता था। अब हमें पता है कि सन बीच में और अर्थ चारों तरफ घूमती है, तो वो सारे फिनोमिना बाद में। तो उसके बाद मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम ये मानते थे ना कि अर्थ फ्लैट है, यही माना जाता था यहाँ पे अर्थ फ्लैट है, बट वो फिनोमिना हमने उसको फिक्स मान लिया था उस टाइम पे कि हाँ अर्थ तो फ्लैट है, कॉर्नर में जाओगे नीचे गिर जाओगे। उस फिनोमिना को चेंज किया गया, पता चला अर्थ फ्लैट नहीं राउंड है, तो वो चीज़ फिक्स नहीं थी। वैसे ही जो आज पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं वो सारी चीज़ें फिक्स है, कोई भी लॉ कभी भी चेंज हो सकता है।